ये एक पैच आया है, थोड़ा लंबा ज्यादा टूटा हुआ, लेकिन ये गाड़ी बड़ी मजे से चल रही है, वो नीचे लगने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे पीछे वाला रास्ता जो नारायण से आ रहा है और इस तरफ बाबूसर टॉप की तरफ जा रहा है। और ये रास्ता जो है ये सीधा आगे जाता है स्कर्दू की तरफ। और अगर आप भी सीधे प्लान कर रहे हैं स्कर्दू जाने को, आपने जाना है भी नारायण बाबूसर टॉप वाले रास्ते से और जाना अपनी गाड़ी पर, रोड कंडीशन का नहीं पता कि स्कर्दू तक कैसी है, बाबूसर टॉप से पीछे कैसे, बाबूसर टॉप से आगे कैसी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस्लामाबाद से स्कर्दू का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 607 किलोमीटर है अगर आप बाबूसर टॉप वाले रास्ते से जाते हैं, और ये कवर करने में आपको तकरीबन 18-20 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद मोटरवे में आपने पहुंच के अपना रुक करना होता है M1 पिशौर वाली मोटरवे की तरफ, और M1 पिशौर वाली मोटरवे में 15 से 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद आपने अपनी गाड़ी का रुक करना होता है हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। हरिपुर अहमदाबाद का ऐसे बोर्ड लगा हुआ आएगा, यहाँ से अपने गाड़ी का रुक उसरफ कर देना है, और 1.5 घंटे ड्राइव के बाद इसका लास्ट सर्विस एरिया आता है मानसरा के पास। यहाँ से आगे फिर नारायण के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जब आप ये मानसरा सर्विस एरिया से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसका एग्जिट पॉइंट आ जाएगा, वहां से आप एग्जिट लेके तो मानसरा से होते हुए बालाकोट पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये होता है कि आपने एग्जिट पॉइंट नहीं लेना, सीधा इसी हजारा एक्सप्रेसवे पे रहना, आगे जाके जो है ये हजारा एक्सप्रेसवे सिंगल हो जाएगी और इस पे एक टनल भी आती है, और वो टनल क्रॉस करते ना ये बोर्ड लगा हुआ आएगा, और यहाँ से हमने इस तरफ मुड़ना है। इस रास्ते को न्यू बालाकोट वाला रूट कहते हैं, और ये आपको सीधा जाके बालाकोट से कनेक्ट कर देते हैं। मानसरा वाला जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, जो इंटरचेंज उतर के आप जाते हैं वो थोड़ा लंबा है, मगर इस रास्ते का फायदा ये कि ये शॉर्टकट है। लेकिन इस रास्ते का एक ड्रॉबैक भी है कि ये रास्ता थोड़ा सा ना कच्चा है, गाड़ियां वाड़ियां जाती हैं, इतना इशू नहीं है, आप इस पे किसी भी किस्म की गाड़ी पे जा सकते हैं, मगर जहाँ कहीं रास्ता इस तरह टूटा है वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। रात को इस पे लोग कहते हैं कि सफर कर लेना चाहिए, मगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोग रात या शाम में आ रहे हो तो फिर वो मानसरा एग्जिट लेगा, इधर ना आएगा, क्योंकि रास्ता टूटा और इस पे कई जगह पोर्टल्स आते हैं, तो रात में आपको वहाँ पे थोड़ी सी तंगी होगी। हाँ, दिन का टाइम है तो आप इस रास्ते पे सफर करते जाएगा, और आगे जाके फिर ये रास्ता सीधा बालाकोट के BCM चौक में जाके निकल जाएगा। BCM चौक के बाद अब आगे जैसे जाएंगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। इनकेस अगर आपने स्टे करना हो, आप कराची मुल्तान वाली साइड से रहे तो बालाकोट में भी आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ भी अब काफी सारे होटल्स बन गए हैं। बालाकोट के बाद किवाई आता है, और किवाई के बाद पारस। बालाकोट से किवाई तक रोड कंडीशन बेहतर है, पारस तक भी रोड बेहतर है, बीच में एक आधा पैच आ जाए तो आ जाए, इतना मसला नहीं है। पारस याद रख ले, क्योंकि बालाकोट के बाद ना आपको पेट्रोल पारस में मिलता है, और पारस से आगे फिर नारायण में जाके मिलते हैं, लेकिन कई दफा रश हो तो नारायण में पेट्रोल नहीं मिलता, तो आपकी गाड़ी में एक दफा पारस से अपना जो टैंक है ना वो लाजमी फुल करवा लेगा। बाकी ये ब्रिज याद कर ले, इस ब्रिज के बाद मांडरी शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपके रोड का टॉर्चर भी, क्योंकि यहाँ से आगे कागान तक जो रोड है ना वो तकरीबन टूटा हुआ है। टूटा इस तरह के पैचेस बहुत ज्यादा आते हैं, कहीं की जगह रोड काफी नैरो भी हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये कि इतना मसला नहीं, गाड़ियां वाड़ियां आप यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं। बस जहाँ कहीं पोर्टल आए ना वहाँ पे आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। और कागान के बाद कुछ पोर्टल इस तरह के भी हैं कि जहाँ पे आपकी गाड़ी ना नीचे से भी लग सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी है। बाकी कागान खत्म होते होते ये सुक्की किनारी डैम आ जाता है, और यहाँ से आगे फिर जो आपका रास्ता है ना वो काफी बेहतर हो जाता है, क्योंकि अब इस रास्ते पे एक टनल भी बना दी है, और आगे जाके फिर जब ये रास्ता टनल वाला खत्म होता है तो जो नारायण के ग्लेशियर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर्स ये कि काफी हद तक पिघल गए हैं, तो यहाँ पे इतना मसला नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं पानी गुजरा हो वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ग्लेशियर खत्म होते होते नारायण आ जाता है। इस्लामाबाद से नारायण तक तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं, और अगर आपको शाम हो रही है तो आप नारायण में भी स्टे कर सकते हैं। बाकी नारायण से आगे की रोड कंडीशन जो है वो काफी बेहतर हो जाती है, सिर्फ जहाँ कहीं ग्लेशियर्स होते हैं ना वहाँ पे आपने एहतियात करनी होती है। नारायण के बाद ये सोच आता है, यहाँ पे आके एक ग्लेशियर है वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एहतियात कर लेगा, उसके बाद फिर बाटाकुंडी तक जो रास्ता है ना वो ठीक हो जाता है। बाटाकुंडी से पहले ये ग्लेशियर आता है, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी नीचे लगने का डर होता है, मगर अगर एहतियात से गुजारेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा। अब बाटाकुंडी की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बाटाकुंडी भी पूरा शहर ही आबाद हो गया है, और नारायण के बाद जो आपके पास स्टे का ऑप्शन है ना वो ये बाटाकुंडी है। नारायण से 12 किलोमीटर आगे आता है ये, और यहाँ पे काफी सारे होटल बन गए हैं, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी है। बाकी बाटाकुंडी से आगे बरवई आता है, और बरवई के बाद झलकड़। बाटाकुंडी से झलकड़ तक जो रोड कंडीशन है ना वो जहाँ कहीं पे ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं ना सिर्फ वहाँ पे खराब है, या जहाँ कहीं से पानी गुजरना सिर्फ वहाँ पे आपने गाड़ी की एहतियात करनी है। इस दफा रोड पे कहीं भी सरिये नहीं निकले हुए थे, सबसे ज्यादा मसला सरियों का होता है, खासतौर पर जहाँ से पानी गुजर रहा होता है। बाकी तो जहाँ कहीं वाटर क्रॉसिंग आती है वहाँ पे गाड़ी एहतियात से गुजार ले तो कोई मसला नहीं, ज्यादा सरिये का इशू होता था तो वो अल्लाह के हुक्म से इस दफा सरिये कहीं भी नजर नहीं आया पूरे रास्ते में हमें। और स्टे का ऑप्शन आपके पास बाटाकुंडी के बाद बरवई में भी है और झलकड़ में भी है। एक चीज और के बाटाकुंडी में जो नेटवर्क है ना वो सिर्फ टेलीनॉर का चलता है, और वहाँ से आगे जहाँ कहीं नेटवर्क चले तो वो टेलीनॉर का ही चलेगा या यूफोन का चलेगा, दूसरा कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। और झलकड़ में तो बिल्कुल ही कोई नेटवर्क नहीं चलता, मोस्टली यहाँ पे एस्कॉम चल रहा होता है, वो भी कुछ खास पॉइंट्स है वहीं चलता है, उसके अलावा नहीं चलता। लेकिन एस्कॉम की सिम की जरूरत आपको आगे पड़ेगी तो उसका फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मजीद डिटेल में बताता हूँ। बाकी झलकड़ के बाद लुलूसर आता है, और झलकड़ से लुलूसर जो रोड कंडीशन है उसका भी वही जो पीछे आपने क्वेश्चन आपको बताई है वही अब यहाँ पे अप्लाई करनी है। जहाँ कहीं पानी गुजरा वहाँ तैयार करनी है, या जहाँ कहीं पोर्ट होल वहाँ तैयार करनी है। बाकी हम इतने टाइम से इस एरिया में आ रहे हैं, लेकिन लाइफ में पहले तो हमने लुलूसर लेक जमी भी देखी है, आप लोग भी देख लें।
बाकी अब चलते हैं बाबूसर टॉप की तरफ। देखना है कि लुलुसर से आगे रोड कंडीशन कैसी है, क्योंकि लुलुसर से आगे हमेशा ना रास्ता जो है वो खराब होता है और बाबूसर टॉप के पास ये हो जाता है। देखते हैं बाबूसर टॉप बर्फ कितनी है। लुलुसर लेक खत्म होते ही सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है, ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ग्लेशियर है। लास्ट ईयर यहाँ से अगर रोड कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन इस साल कुछ बेहतर थी। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन लास्ट ईयर की तरह इतनी बुरी भी नहीं है। एक चीज अपने माइंड में रखेगा कि जब आप यहाँ ग्लेशियर से गुजर रहे होंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको ना ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि ये ग्लेशियर ना साथ साथ मुड़ भी रहा होता है, तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है ना लग जाता है। तो इस ग्लेशियर पे आपको ये चीज भी फेस करनी पड़ सकती है। बाकी ग्लेशियर जैसे खत्म होता है तो वहां से आगे कुछ पैचेस आते हैं रोड के टूटे हुए, जहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ती है। आपकी गाड़ी यहाँ पे नीचे भी लग सकती है, तो यहाँ पे आके थोड़ी जल्दबाजी ना करेगा, तसल्ली से गाड़ी गुजारेगा। बाकी जैसे लुलुसर खत्म होगा तो उसके बाद आता है इस रीजन का सबसे खूबसूरत एरिया गिटीदास, और हमें पर्सनली ये एरिया बहुत पसंद है। और इसके पीछे जो रीजन है वो आप खुद देख ले। बाकी मैं अब आपको ऊपर बाबूसर टॉप पे जाके मिलता हूँ। जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे उस दिन बाबूसर टॉप को खुले हुए पहला दिन ही था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, इसलिए हमने फिर यहाँ पे रुक के जो अपना टाइम गुजारना था वो ना प्लान ही कैंसिल कर दिया और सोचा आगे की तरफ चलते हैं। बाबूसर टॉप क्रॉस करते ही आप नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं और पीछे आप जितनी चढ़ाई चढ़ के आते हैं ये जो उतराई है ये उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यूज गाड़ी को बनता है। अक्सर गाड़ियों की यहाँ पे ब्रेक्स फेल हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि हम पीछे जिस चढ़ाई जिस गियर में चढ़े हुए होते हैं हमने उतरना भी उसी गियर में होता है, और एक कई जगह इतना ज्यादा डिसेंड है कि आपकी गाड़ी दूसरे गियर में 50 तक भी चली जाती है। तो जब आप नीचे उतर रहे हैं तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आप जिस गियर में पीछे से चढ़े हैं उसी गियर में कोशिश करें कि नीचे उतरे, क्योंकि जो बाबूसर टॉप उतराई है ना चलास साइड पे ये ज्यादा है बनिस्बत नारायण साइड की। तो अगर आपके साथ फैमिली वगैरह इन केस आपको लगे कि आपकी ब्रेक्स गर्म हो रही है, ब्रेक्स काम कम कर रही है, तो रिस्क ना लेगा, अपनी गाड़ी साइड पे लगा के ब्रेक्स ठंडी करके अपना सफर आगे कंटिन्यू कर लेगा। बाकी जैसे बाबूसर टॉप की उतराई खत्म होती है तो ये 0 पॉइंट आ जाता है और यहाँ से आगे फिर आपने अपना रुक करना होता है चिलास की तरफ। अब यहाँ से आगे जो चिलास वाला रास्ता है वो बहुत बेहतर हो गया। मुझे आज भी याद है कि एक टाइम होता था कि चिलास वाले रास्ते भी आदमी ना थक जाता था, ये रास्ता खत्म नहीं होता था, वो सारा टूटा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी एसफाल्ट रोड बन गई है स्टार्टिंग में और आप काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे होते हैं। इसमें काफी सारे छोटे छोटे एरियाज आते हैं, उसमें से एक ही है गुनर फार्म के नाम से। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलते हैं नारायण के बाद। इनकेस अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो तो यहाँ से पेट्रोल एक दफा फिल करवा लेगा, यहाँ से आगे फिर आपको जगलोट में जाके पेट्रोल पंप मिलेगा। एक चीज और मैंने पीछे एस्कॉम की सिम का जिक्र किया था, बाबूसर टॉप उतर के जहाँ कहीं भी इंटरनेट चल रहा होता है वो एस्कॉम का ही चलता है, और यहाँ से आपको एस्कॉम की सिम भी इजिली मिल जाती है। आपके पास आपको ओरिजिनल CNA सिम हो जाए और आप किसी भी यहाँ पे मोबाइल वाली शॉप से थम लगा के तो एस्कॉम की सिम लेके उस पे पैकेजेस वगैरह इंटरनेट के कर सकते हैं। पैकेजेस भी काफी मुनासिब है। बाकी जैसे गुनर फार्म आप क्रॉस करते तो ये एक पैच आता है जहाँ पे आपको गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, यहाँ गाड़ी नीचे लग सकती है। इसका इतना इशू नहीं है जितना आपको आगे जाके शुभ बनता है, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद तत्ता पानी वाला सेक्शन आ जाता है, और जो ये तत्ता पानी वाला सेक्शन है ये इस पूरे सफर में सबसे गंदा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको गाड़ी बचानी पड़ती है। अब इसका ट्रैवल डिस्टेंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 25-30 मिनट आपको लग जाती है ये तत्ता पानी से रायकोट तक। तो यहाँ पे जो 25-30 मिनट है ना ये पूरे टॉर्चर वाले है, तो सबसे ज्यादा गाड़ी को यहाँ बचाएगा। खासतौर पर ओवरटेकिंग में यहाँ पे काफी मसला बनता है, और जब डबल ट्रैफिक आती है तब भी यहाँ पे ना रश लग जाता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेगा। रायकोट शुरू होते फिर रास्ता काफी बेहतर हो जाता है, और जैसे रायकोट से आगे फिर सिल्क रोड पे जाते हैं तो इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बेहतरीन रोड है। बाकी यहाँ से जब आप सिल्क रोड पे चलते हो तो जो पहला मेन टाउन या मेन एरिया आता है ना वो ये जगलोट का है। इनकेस अगर आपको शाम हो रही हो तो आप यहाँ जगलोट में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे महंगे होटल भी बने हुए और मुनासिब भी बने हुए हैं। एक चीज माइंड में रखेगा, जो जगलोट है ना ये दूसरे एरियाज की निस्बत थोड़ा सा गर्म है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इशू बन सकता है। बाकी जो एस्कॉम की सिम है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी, और जिन्होंने स्कर्दू जाना है उनके लिए कोई ट्रिप है कि यहाँ पे जगलोट में जो पेट्रोल पंप होता है यहाँ से एक दफा पेट्रोल लाजमी डलवा लेगा, क्योंकि जगलोट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर ही आगे फिर आता है JSR, और यहाँ से फिर हम लोग स्कर्दू की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 168 किलोमीटर है, और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली दफा इस रास्ते पे गए थे तो जो 168 किलोमीटर है हमने तकरीबन 9.5 घंटों में किया था। 2017 की बात है, रास्ता तब सारा ही टूटा होता था, लेकिन अब ये रास्ता जो है तकरीबन 168 किलोमीटर में 3 या 4 पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको एहतियात करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। बाकी आप कुछ टिप्स है इस रास्ते पे ट्रैवल करने की। एक तो पेट्रोल पंप आपको जगलोट के बाद सीधा स्कर्दू में जाके मिलेगा। दमोदास के पास एक पेट्रोल पंप आता है, लेकिन आप रिस्क ना लेगा, जगलोट से एक दफा अपना टैंक लाजमी फुल करा लेगा। दूसरा, इस पूरे रास्ते पे जो नेटवर्क है वो एस्कॉम का चलता है, वो भी पूरे रास्ते पे नहीं चलता, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे चलता है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं चलता, तो ये भी एक चीज माइंड में रखेगा। दूसरा, जो ये JSR है जगलोट स्कर्दू रोड या शारे बल्तिस्तान, ये ना 2-3 चीजों की वजह से फेमस है। एक तो इस पे लैंडस्लाइडिंग का कोई भरोसा नहीं है, इस पे मशहूर
जरूर है कि हवा भी चले तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो जब आप इस रूट पे आ रहे हो तो अपने साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और खाने पीने का सामान लाजमी रख लेगा। दूसरा, इस रोड पर रात को सफर अवॉइड करेगा, वो भी सिर्फ लैंडस्लाइडिंग की वजह से। बारिश में भी थोड़ा सा इस रोड पे एहतियात करेगा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता जो है बिल्कुल सेफ है, कोई इस तरह का यहाँ पे मसला नहीं है, जिस तरह मर्जी आप यहाँ पे ट्रेवल करें। अब आते रोड कंडीशन में, तो आप समझे कि इस मंथ 68 किलोमीटर में 95% जो रोड है ना वो बड़ा ही अच्छा एस्फाल्ट रोड बना हुआ है। सिर्फ 5% पैचेस वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई होती है या जहाँ कहीं रोड थोड़ा सा डैमेज हो गया है, वहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। वो भी इतने बुरे नहीं है, सिर्फ जहाँ कहीं इस तरह के पैचेस आएंगे ना वहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्पीड कम होती है। इसके अलावा हमें पूरे रास्ते पे कहीं भी गाड़ी की एहतियात इस तरह नहीं करनी पड़ी जिस तरह वो तत्ता पानी के पास करनी पड़ती है। नॉर्मली नारायण से आपको स्कर्दू आते हुए ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है, लेकिन हम लोग हुंजा से निकल रहे हैं। इस वजह से जो हमारा ट्रैवल था वो बहुत आसान हो गया था। लेकिन अगर आप लोग नारायण से निकल रहे तो मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि सुबह नारायण से कोशिश करेगा जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग निकले, अगर आपने सीधा स्कर्दू जाके स्टे करना है। स्कर्दू से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर पहले ना ये जगह आती है और हमारा जाते हुए हर दफा धक्के से एक स्टे यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा पानी वानी मिल जाता है, जीप जिम्मी को हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी मार लेते थे सामने, और उसके अलावा यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी बना हुआ है। और ये मैं पहली दफा दिन में इस वक्त यहाँ पे रुक रहा हूँ आते हुए, वरना हमेशा जब भी मैं इस रास्ते पे सफर किया मैंने रात में सफर किया। ये पहली दफा मैं स्कर्दू जा रहा हूँ। इस दफा मैंने स्कर्दू से वापसी का सफर दिन में किया था, इस दफा पहली दफा मैं जाते हुए सफर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वो स्कर्दू से दो साइड से निकल जाते थे। इस दफा ये कि अब इस रास्ते से जा रहे दिन में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी लास्ट के 50 किलोमीटर में ये एक आधा ही पैच आता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी गाड़ी एहतियात से गुजारनी पड़ती है, बाकी फिर आगे स्कर्दू सिटी तक इजी सीन हो जाता है। और हम लोग हुंजा से तकरीबन सुबह 6 बजे निकले थे और स्कर्दू हम लोग तकरीबन 1 बजे के करीब पहुंचे थे, और हम लोगों को हुंजा से यहाँ पहुंचते पहुंचे तकरीबन 7 घंटे लग गए थे। तो आप नारायण से खुद ही आइडिया लगा ले। हुंजा से हम लोग सुबह तकरीबन 7 बजे निकले थे और स्कर्दू हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे पहुंच गए थे, लेकिन अपने होटल हम लोग 7 बजे पहुंचे। दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक हम लोग कहाँ आवारागर्दी करते रहे वो इंशाल्लाह आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी हर बार की तरह स्कर्दू में जो हमारा रूम है वो ये स्लो लाइन होटल में फिक्स होता है, और ये इन्होंने होटल जो है वो अपना रेनोवेट कर लिया और काफी अच्छी सर्विसेज इन्होंने कर ली है। बाकी रूम यहाँ पे जो हमें ये 5000 का मिला है। वैसे ये जो रूम है ये इसका तकरीबन ये 8-10 हजार लेते हैं, मगर जो नासिर साहब है काफी टाइम से इनके पास आ रहे हैं और इन्होंने अब ये बिल्डिंग सारी रेनोवेट कर दी, तो इस वजह से इनके भी जो रेंट है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। और ये रूम भी 3% है। बाकी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हो तो आपको हुंजा का ऑप्शन भी है, और कल हम हुंजा गए थे, हुंजा से खुजराब तक गए थे। अगर आप हुंजा की रोड कंडीशन देखना चाह रहे हो, खुजराब पास का क्या सीन था और आपकी गाड़ी किस तरह लेके जानी है, हुंजा में कौन कौन से पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे, उस सबकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, ये वीडियो देख ले।